हाय गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू अशिप्ता एजुकेशन पॉइंट। कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ा? अरे कभी मेरा वीडियो भी देख के मुझे सब्सक्राइब कर दो। बच्चों, हमने इस पे जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट भी इसका हमने जो है अपलोड कर दिया है। अब हम थर्ड पार्ट पे हैं और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं मूव कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैटर होंगे मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे पार्टिकल्स को, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो इसमें भी हमने एक एक्टिविटी की 1.6। इसमें क्या किया, हमने एक गेम खेला फील्ड में। हमने इसमें 4 ग्रुप बनाए ह्यूमन चेज के, है ना। और जो फर्स्ट ग्रुप था उसको जो है हमने एक दूसरे के साथ खड़ा किया और उनको बैक से अपने आर्म्स को लॉक करने के लिए कहा, पीछे से अपने हाथ पकड़ने के लिए कहा। जैसे जो है ये दो मिसमी एक डांसर्स हैं, डांसर ग्रुप है तो कैसे डांस करते हैं उसी तरह से हमने जो है बताया कि आप इस तरह से हैंड लॉक करके हो जाए, जैसे इसमें दिखाया गया है कि देखो ये बैक साइड से अपने हैंड जो है एक दूसरे के साथ, देखो हैंड में हैंड डाले हुए हैं और बैक से लॉक किए हुए हैं। ठीक है। सेकंड ग्रुप को हमने जो है कहा कि आप हैंड होल्ड कर लो एक दूसरे के और एक चेन बना लो। इसी तरह से थर्ड ग्रुप को हमने कहा कि आप एक चेन बनाओ, बस अपनी फिंगर को एक दूसरे से, जो फिंगर टिप है एक दूसरे से टच करो। फिर हमने एक चौथा ग्रुप रखा स्टूडेंट का और उनको फ्रीली जो है रन करने के लिए छोड़ दिया फील्ड पे, है ना। और उनको ये कहा कि वो क्या करें, वो पॉसिबल कोशिश करें कि जो चेन है, जो ह्यूमन चेन है वो ब्रेक करे। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा जो ग्रुप है वो इजीएस्ट ब्रेक होगा और वाई। तो सबसे जाहिर सी बात है, जो ये थर्ड ग्रुप था जिसने फिंगर टिप को टच किया था सबसे पहले, तो वही टूटेगा। जिन्होंने हैंड होल्ड किए थे उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ये फर्स्ट वाले ग्रुप को तोड़ने में। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे, है ना। तो ये था ना कि जो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जो ईच स्टूडेंट है वो पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो इसमें जो है जो जो ग्रुप है पार्टिकल्स जिन्होंने अपने जो है सबसे ज़्यादा जिसमें मतलब फोर्स लगेगा, जिनको जब तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो फर्स्ट ग्रुप है ना। इसी तरह से एक एक्टिविटी 1.7 हमने की। हमने एक आयरन नेल लिया और एक पीस ऑफ चॉक ली और एक रबर बैंड लिया। ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, हमने क्या किया, ट्राई किया ब्रेक करने का बाय हार्मिंग और कटिंग और स्ट्रेचिंग। यानी कि आयरन नेल को हमने हैमर से जो है कई बार पीटा और चौक को हमने काटने की और रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश की। तो किसमें, ये तीनों सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स थे, है ना, तो इनमें किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स हमें आयरन नेल में लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखो एक एक्टिविटी ये 1.8 भी है। इसमें क्या किया था, हमने कुछ वाटर लिया था कंटेनर में और ट्राई किया था कट करने का वाटर सरफेस से। तो आप फिंगर से कट करके देखो तो क्या ये कट होगा वाटर? नहीं कट होगा। क्या रीज़न है? क्योंकि जो है ये जो वाटर सरफेस होता है ना, ये वाटर के जो मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में बहुत सारा जो है स्पेस होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है ना। और इसमें जो है अगर हम फिंगर से इनको काटने की कोशिश करें तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, और जिसकी वजह से जो है अगर हम फिंगर से या चाकू से किसी भी चीज़ से वाटर को काटने की कोशिश करेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो ये जो तीन एक्टिविटीज़ थी, या मैं ये बता रही थी, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करता है। और ये फोर्स क्या करता है, इन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है और इनकी स्ट्रेंथ की वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये एक तरह के मैटर में जो है एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है या एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों को सबको पता है, मैटर यानी पदार्थ और स्टेट यानी उनकी अवस्थाएं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स की फिजिकल और केमिकल क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो भी मैटर्स हैं वो किन अवस्थाओं में विद्यमान है, या हमें किन अवस्थाओं में अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैटर्स हैं ये हमें 3 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये जो स्टेट्स हैं मैटर की, ये अराइज हुई है वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन किसमें? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले इसकी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए देखो हमने एक एक्टिविटी की है और उसको भी समझने की कोशिश
कि है कि इसकी सॉलिड स्टेट क्या है। तो हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया कुछ आर्टिकल्स कुछ हमारे आसपास थे, जैसे हमने एक पेन ले लिया, एक बुक ले ली, एक निडल ले ली, है ना, पीस ऑफ वुडन ले लिया, स्टिक। तो अब हमने स्केच खींच लिया, सबका शेप बना आर्टिकल्स का अपनी नोटबुक में, पेंसिल मूव करके उनके चारों तरफ। अब हमने क्या किया, तो हमने देखा कि इन सबका एक डेफिनेट शेप है, क्योंकि सबकी बाउंड्रीज बन रही है। और फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब का कोई ना कोई वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है। तो क्या होगा, अगर हम इनको हैमर से हैमर्ड करते हैं, इनको पीटते हैं या इनको खींचते हैं या इनको ड्रॉप करते हैं, तो ये कैपेबल होते हैं डिफ्यूजिंग में, एक दूसरे में डिफ्यूज भी होते हैं। तो अगर हम ट्राई करें कंप्रेस करने की, इन पे कोई फोर्स अप्लाई करें, तो क्या ये कंप्रेस होंगे? कंप्रेस नहीं होंगे। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो एग्जाम्पल है, ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें गिवन है, ये सारी क्या है, ये सारी सॉलिड्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सॉलिड है। तो ये जो ऊपर के एग्जांपल्स दिए गए थे, ये सारे एग्जांपल्स किसके थे? सॉलिड के थे। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें थी, जितनी भी थी, इनका एक डेफिनेट शेप था, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी, और इनमें एक फिक्स वॉल्यूम था। और इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी थी वो नेलिजिबल थी एकदम। तो सॉलिड जो होता है उसमें एक टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है अपने शेप को, है ना। जब भी कभी कोई बाहर से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो सॉलिड, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, बाहर से कोई भी फोर्स लगाए सॉलिड पे, तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो रिजिड होते हैं, है ना। रिजिड क्या होते हैं? कठोर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो अगर हम एक रबर बैंड ले लें, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हाँ, स्ट्रेच करने पे तो चेंज होगा। तो क्या ये सॉलिड है? इसी तरह से हमने शुगर लिया या सॉल्ट लिया, हमने इनको अलग अलग जार में रखा, तो जो है इन्होंने क्या किया, जार का शेप ले लिया, है ना। तो क्या ये सॉलिड है? या इसी तरह से मान लो हम स्पंज ले लें, तो स्पंज में क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि मान लो ये सारी चीज़ें जो है सॉलिड है, ये हमें पता है, लेकिन अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसके शेप में चेंज आएगा, लेकिन अगर हम फोर्स छोड़ेंगे, वापस से छोड़ देंगे, तो वो अपना शेप जो है वापस से रिगेन भी कर लेगा। और इसके अलावा ये है कि अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो रबर बैंड क्या होगा, एक्सेसिव फोर्स लगाने पर वो टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस में था कि जो शुगर और सॉल्ट है, वो जिस भी जार में डालते हैं उसका शेप ले लेता है, लेकिन अगर हम इनके क्रिस्टल को इंडिविजुअली निकाल के देखें, तो इनका जो शेप और साइज है क्रिस्टल का, वो सेम ही रहेगा, चाहे हम उसको कहीं भी रख दें, चाहे प्लेट में रख दें या जार में रख दें। इसी तरह से स्पंज होता है, वो कंप्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं, और इसमें क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है ना। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, तो ये एयर क्या होगी, एक्सपेल्ड हो जाएगी, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिक्विड स्टेट पे आते हैं। तो लिक्विड स्टेट देखने के लिए, जैसे हमने सॉलिड स्टेट पढ़ी, तो सॉलिड स्टेट में क्या था कि सॉलिड स्टेट ये बताती है कि कोई भी अगर थिंग्स, अगर हम उसको सॉलिड कहेंगे, तो उसमें एक डेफिनेट साइज होगा, शेप होगा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, है ना, उसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी। इसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्टिविटी की, और हमने कलेक्ट किया कुछ फॉलोइंग चीज़ें, जैसे हमने वाटर लिया, कुकिंग ऑयल लिया, मिल्क लिया, जूस लिया, या कोल्ड ड्रिंक ले ली, कुछ भी ले लिया। हमने क्या किया, अलग अलग टाइप के कंटेनर ले लिए डिफरेंट शेप के, और हमने उसमें डाला 50 ml, मार्क किया सारे जितने भी कंटेनर लिए, सब पे हमने क्या किया, 50 ml मार्क कर दिया कंटेनर पे, है ना। और हम यूज किया मेजर करने के लिए सिलेंडर, है ना, फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब क्या किया, होगा क्या, ये जो लिक्विड था, ये स्प्लिट होता है, अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो क्या होता है। तो देखो, जो भी लिक्विड होता है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड फ्लो करता है, अगर हम इसको फ्लोर पे स्प्लिट करते हैं तो ये फ्लो करेगा। अगर मान लो हमने मेजर किया 50 ml किसी भी लिक्विड को, चाहे हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, वाटर लिया, कुकिंग ऑयल, कुछ भी ले लिया, 50 ml अगर हमने उसको मेजर किया और उसको ट्रांसफर कर दिया जितने भी कंटेनर हम लिए थे, बारी बारी से, वन बाय वन करके, तो क्या सब में वॉल्यूम सेम रहेगा? तो हाँ, वॉल्यूम तो सब में सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा उसी का शेप ले लेगा। अगर आप पोर करते हो लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो ये इजिली फ्लो हो जाएगा, हाँ इजिली फ्लो होगा, क्योंकि हमने देखा जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स शेप तो नहीं है, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम है। और जो इसको हम जिस भी बर्तन में, जिस कंटेनर में डाल देते हैं, ये उसी का क्या करता है, शेप ले लेता है ना। इसी तरह से ये जो है रिजिड नहीं होता,
और फ्लो करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.4 और 1.5 हमने की थी, तो हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज करते हैं एक दूसरे में, तो डिफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर की गैस है ना, और वो भी डिजोल्व हो जाती है वाटर में। ये जो गैसेस होती है, स्पेशली कौन कौन सी गैसेस, जैसे हम ऑक्सीजन लें या कार्बन डाइऑक्साइड लें, ये बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए। चाहे ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल की बात करें या एक्वेटिक प्लांट और एनिमल की बात करें, सबके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं सबको ज़रूरत होती है ब्रीथ करने की, और ब्रीथ जो ब्रीथ करेगा वही सर्वाइव करेगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल है ये ब्रीथ कर सकते हैं वाटर के अंदर भी। तो ये कैसे करते हैं, ये वो वाली ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंस होती है वाटर के अंदर, जो वाटर में डिजोल्व होती है, ये वही उसी जो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। जो रेट होता है डिफ्यूजन का लिक्विड में, वो क्या होता है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इसी वजह से, इसी फैक्ट की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनमें ग्रेटर स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, कंपैरिजन किसके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।